स्क्रीन पे आप देख सकते हैं युदाथा देवस वर्सेस जोसेफ, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट की बेहतरीन जजमेंट। ऑर्डर 26 रूल 10 सब रूल 3 सिविल प्रोसीजर कोड क्या बोलती है, इससे तो हमारे पैनल लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होगा, लेकिन पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में लॉ की टेक्निकलिटी पे फोकस नहीं है। हमें असली में मार्जिनलाइज सोसाइटी के चेहरे पर एक स्माइल लेके आना है। पैरा लीगल वॉलेंटियर्स, हमें पता है, लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं, वो केवल इतना करें, इस ऑडियो और वीडियो को सुनने के बाद ये बताएं कि अगर आपके कोई ज़मीन में बाउंड्री डिस्प्यूट है तो ये रेवेन्यू वालों की ड्यूटी है कि वो डिमार्केशन करके बताएं और बाउंड्री फिक्स कर दें ताकि झगड़े ना हो। अगर वो नहीं करते या करते हैं तो दूसरी पार्टी उसको उखाड़ देती है, तो केवल इंडियन पिनल कोड में एफआईआर दर्ज तो आप करवा ही सकते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन का दावा आप डाल सकते हैं, लेकिन आप तो गरीब हैं, आप तो लेडी हैं, आप तो बच्चे हैं, आप तो अनसाउंड माइंड के हैं, आपके साथ तो कोई त्रासदी हुई है या 3 लाख से नीचे की आपकी आय है, लेकिन कोई पटवारी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, कोई टेंशन नहीं। आप केवल हमारे को एप्लीकेशन भर के, या आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो पीएलवीज वो भरें, आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को जिनके ज़मीन का डिस्प्यूट चला हुआ है, और कब ज़रूर ज़मीन का ये झगड़ा उनके ज़िंदगी के सुख चैन को दूर करके भाइयों के बीच दरार डाल के उनके बीच में फौजदारी मुकदमे भी डलवा दिया। और मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा नासूर कब 3rd स्टेज ऑफ कैंसर बनकर पूरे इंडिया में अनरेस्ट फैलाता है। और पैरालीगल वॉलेंटियर्स अगर अपनी पावर को ना पहचाने, एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू 1st स्टेज में ही हाजमोला से इस पेट दर्द को ठीक ना करें, पुदीन हरा ना दें अपनी अवेयरनेस का, तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। और जिस तरह से 1974 की एक 3000 रुपये की जजमेंट झगड़ा केवल ईडीआर पीएलवीज के द्वारा या लीगल पैनल लॉयर्स द्वारा ना करने के कारण 2021 में निपटारा होता है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहती है इस मुखर्जी के केस को लॉ के सिलेबस का पार्ट बनाया जाए। हम नहीं चाहते कि जिस देश में ये कानून हो कि आपके एग्जीक्यूशन 6 महीने में ख़त्म होना चाहिए, वहाँ 1974 के 3000 रुपये का झगड़ा 2021 में ख़त्म होता है। ये एग्जाम्पल हमारे देश को बदनाम करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में पैसा नहीं लगाते। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार इम्प्रूव कर रहा है हमारा देश। स्पेसिफिकली फैक्ट से लेकर कमर्शियल कोर्ट्स की अमेंडमेंट बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वक्त आ गया है इस 45 दिनों में पैरालीगल वॉलेंटियर्स मिशनरी जील के साथ युदाथा देवस के रूप में इस जजमेंट के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि दूसरे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट भी अगर आपके पास अच्छी रीजनिंग नहीं है तो बाइंडिंग है। आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं और जेन्युइन बाउंड्री डिस्प्यूट में ये कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है, आप मांगो या ना मांगो, कोर्ट खुद ही आपके बीच में डिमार्केशन करवाती है। वो डिमार्केशन साइंटिफिक हो, उस डिमार्केशन में कोई भी पैसे की डिमांड ना हो, कोर्ट खुद अपॉइंट करती है स्केल के द्वारा, इतना पैसा तहसीलदार साहब हो तो इतना, नायब तहसीलदार हो तो इतना, फील्ड कानून हो तो इतना। कोर्ट की ड्यूटी ऑर्डर 26 रूल 10 सब रूल 3 में यह है कि अगर हमारे पहाड़ों में ट्रायंगुलर सिस्टम फॉलो नहीं किया गया या मैदानों में स्क्वायर सिस्टम फॉलो नहीं किया गया, चैप्टर 10 जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है उसके हिसाब से डिमार्केटिंग ऑफिसर ने पक्के पॉइंट फिक्स नहीं किए, अगर 3 पक्के पॉइंट नहीं है तो 2 ही पक्के पॉइंट से क्यों किया गया, और 2 ही भी नहीं मिले तो 1 पक्के पॉइंट से क्यों किया गया, किया जा सकता है लेकिन रीजन देना पड़ता है। सबको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता है। किसी को समनिंग कराने पर वो नहीं आए तो एक तरफा हो सकता है, लेकिन समनिंग वैलिड होनी चाहिए। अगर किसी भी नेचुरल जस्टिस का फॉलोअप नहीं हुआ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की केवल ये ड्यूटी नहीं है कि वो डिमार्केशन रिपोर्ट को जीरो कर दे। आदमी एक पहले एप्लीकेशन दे ऑर्डर 26 रूल 9 में या ऑर्डर 39 रूल 7 में या ऑर्डर 18 रूल 18 में और सेक्शन 151 सिविल प्रोसीजर कोड में, और फिर कंटेस्ट होने के बाद 3-4 महीने बाद वो एप्लीकेशन अलाउ हो, और फिर मौसम अगर बारिश का ना हो, खरीफ या राबी की फसल की कटाई का ना हो, तो डिमार्केटिंग ऑफिसर, अगर सरकारी लैंड है तो नायब तहसीलदार या तहसीलदार, और अगर सरकारी लैंड अटैच नहीं है तो फील्ड कानून को जाकर डिमार्केशन करें। और फिर वहाँ छोटी सी गलती से या नेचुरल जस्टिस की कमी से या मैनुअल को फॉलो ना करने के कारण जज साहब उसको सेट असाइड कर दें और फिर सूट को डिसमिस कर दें। ये तो न्याय नहीं हुआ। मारिया स्कूरिया फर्नांडिस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्त आ गया है। हमारे लर्नेड ट्रायल कोर्ट जजेस बताएं आप लोगों को, वो मारिया फर्नांडिस के बेसिस पर प्रोएक्टिव हैं। सिविल केसेस में भी वो म्यूट स्पेक्टेटर नहीं है। हद सकनी यानी कि जेन्युइन बाउंड्री डिस्प्यूट में तो वो बिल्कुल ही प्रोएक्टिव हो जाते हैं और वो समझते हैं कि वो छोटे छोटे पीस कीपिंग फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं।
शिव शक्ति के जजमेंट के आधार पर हर जजेस आप बताएं लोगों को कि वो सेंसिटिव इनफ है कि वो अपनी जजमेंट में इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस ज़रूर करते हैं। उनको पता है उनके एक स्टे से, उनके एक बाउंड्री फिक्सेशन से जो है देश की इकोनॉमी पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए ऑर्डर 26 रूल 10A में वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अगर ज़रूरत लगे तो वो साइंटिफिक एक्सपर्ट की भी मदद लेते हैं। कोर्ट ओपिनियन बनाने का प्रेरोगेटिव रखती है, लेकिन इसके अलावा कोर्ट कभी भी एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करती। लैंड रेवेन्यू के एक्सपर्ट साइंटिफिक मेथड से ट्रायंगुलर या स्क्वायर मेथड से डिमार्केशन प्रक्रिया को बत्तर डालकर परमानेंट पक्का पॉइंट जिसको हम बोलते हैं उसको फिक्स करके उसमें पत्थर गाड़ देती है। उस पत्थर को उखाड़ना अपने आप में दंडनीय अपराध है, लेकिन पुश्तों के झगड़े खत्म हो जाते हैं। 30 साल बाद फिर सेटलमेंट की प्रक्रिया में उसको हिलाया जा सकता है कानूनन प्रक्रिया द्वारा, अगर नदी, बाढ़, भूस्खलन के कारण वो प्राकृतिक तौर पे ही डिस्टर्ब हो गए हों। लेकिन ये आपका हक है कि आप अपनी बाउंड्रीज को जानें, पर परमानेंट बार्ब वायर लगवाएं, फिक्सेशन करवाएं। और इसके लिए सेक्शन 107 हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट में अगर आप एप्लीकेशन सीधे रेवेन्यू अथॉरिटी को दें तो मना नहीं कर सकते। हाँ, जहां टाइटल का डिस्प्यूट आ गया आप सीधे सिविल कोर्ट में जाएं। दीवानी मुकदमे में आप बोलेंगे कि फिर तो जज साहब गवाही लगा देंगे और गवाही खत्म होगा, उसके बाद बाउंड्री फिक्सेशन, फिर तो 10 साल गुजर जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस के तहत हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ऐसा जज साहब बिल्कुल नहीं करते। इस देश का कानून कहता है जहां जेन्युइन बाउंड्री डिस्प्यूट है, जहां झगड़ा ही केवल बाउंड्री की फिक्सेशन पर है, वहां किस बात का ओरल एविडेंस। कहानी तो दोनों पक्ष अपना अपना बोल जाएंगे और टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल नहीं। पहले ही डेट पर इशू लगाते ही ऑर्डर 1818 में जज साहब खुद मौके पर जा सकते हैं, या फिर 39(7) में प्रोएक्टिव होकर बिना आपकी डिमांड के भी लैंड रेवेन्यू एक्सपर्ट को लैंड मैनुअल के हिसाब से हिदायत दे सकते हैं। स्केल में तय होता है किसको कितना फीस मिलना है, वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता और वो दोनों पार्टी से को भी बियर करने कहा जा सकता है। अगर आप गरीब हैं तो आपको लीगल एड जब मिलेगा तो उसमें ये सब सरकार बियर करेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 3 साल से नीचे सालाना आय पर भी आप अपनी बाउंड्री फिक्सेशन का दावा खत्म करवा सकते हैं। युदा था देवस वर्सेस जोसेफ में केरला हाई कोर्ट ने यही कहा कि कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ को अंधेरे में नहीं छोड़ सकती। वो ये नहीं कि भाई ये तो साइंटिफिक तरीका नहीं था बाउंड्री को डिमार्केट करने का तो हम इसको सेट असाइड करते हैं। यहाँ रुक नहीं जाना है, आपको फिर से फ्रेश रिपोर्ट लेनी है। वो जो कोर्ट में बंदा आ गया है वो पिलर टू पोस्ट ना भागे, ये अब आपकी ड्यूटी है लॉजिकल अंजाम तक पहुंचाएं। और केवल ये नहीं कि डिक्री उसको दे दी कागज की, एस बुबना वर्सेस बुबना या फिर राहुल शाह जयंतीलाल गांधी का जो केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि भाई एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है, नया नहीं है, वो सूट का ही कंटिन्यूएशन है। इसीलिए सीनियर एडवोकेट्स जो इंटरेस्ट नहीं लेते एग्जीक्यूशन में या जजेस, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एस बुबना वर्सेस बुबना और रिसेंट जजमेंट राहुल एस शाह में ये कहा कि 6 महीने में एग्जीक्यूशन 26/13 या कोई भी प्रोविजन लगाकर डिमार्केटिंग ऑफिसर अपॉइंट करके अंजाम तक पहुंचाएं, कागज की डिग्री पे रिलाई ना करें। और अगर लोग बाहरी सेटल कर लेते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसमें भी कोर्ट फीस वापस कर दें। पार्टीज को मैकेनिकली ना बोलें कि लोक अदालत में ही ख़त्म करें, हमारे पास चाहे केस ख़त्म हो गया फिर भी नेक्स्ट लोक अदालत में केस लगाएं, इस तरह से कागजी कार्रवाई ना करें। हम अपने पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत अपने स्टेक होल्डर्स को कहते हैं आप भी केवल कागजी कार्रवाई ना करें, आइडेंटिफाई करें ऐसे किसी किसान भाई को जिसके डिमार्केशन 107 हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट में ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसको कॉपरेट नहीं किया जा रहा। ऐसा कोई किसान भाई जो म्यूटेशन एंट्री से विचलित है कि म्यूटेशन की प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, वसीयत की बात पे कोई चीज़ फॉलो नहीं की गई, पार्टीशन में कब्जा बदस्तूर का रूल फॉलो नहीं किया गया, रेवेन्यू में पटवारी को पैसे खिलाकर इस तरह की एलिगेशन लगाते हैं जब, तो याद रखें कि हमारे पटवारी भाई हमारे कानूनों के साथ सेक्शन 114 D and E एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन अवेलेबल है। कोर्ट की प्रक्रिया के साथ सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन अवेलेबल है। बेमतलब के एलिगेशंस ना लगाएं, कानून का सहारा लें और कानून में आप मदद लेकर प्रूव करें कि कहीं पर गलत तरीके से म्यूटेशन में एंट्री हुई है। वैसे बता दें जाते जाते कि म्यूटेशन में जो भी एंट्री होती है, चाहे वो खसरा गिरदावरी है, चाहे फील्ड बुक, चाहे जमाबंदी, उन एंट्री से आपके राइट, टाइटल, इंटरेस्ट
आपकी प्रॉपर्टी पे डिक्लेयर नहीं हो जाते। हिंदू सक्सेशन एक्ट में शेड्यूल के हिसाब से अगर आप क्लास 1 हियर हैं या क्लास 2 हैं, एग्नेट हैं, कोग्नेट हैं, या मुस्लिम लॉ के हिसाब से आप डिस्टेंट किंडर्ड हैं या नियरर हैं या शेयरर हैं, उसके हिसाब से ही आपके राइट तय होते हैं, ना कि म्यूटेशन की एंट्री या रिमार्क कॉलम में लाल पेन से पटवारी जी द्वारा लिखे गए किसी कलम से। जय हिंद, जय हिमाचल।